बिल्कुल फजील साहब ये सही है और मुझे लग रहा है कि इस पे हम और चर्चा करेंगे और ट्रम्प ने कई बातें कही। एक तो ये कहा है कि अगर हम होते तो यूक्रेन रूस जो है वो जंग न होती, इज़राइल और गज़ा जंग न होती और महँगाई और बेरोज़गारी न होती अगर हम सदर होते। ये एक तो दूसरा ये कि नूर सर ने पूछा है कि फजील साहब नेतन्याहू की लंका कब जलेगी? तो ये उनका सवाल आया है और ट्रम्प का कहना है कि यूक्रेन रशिया युद्ध बेतुका है, जल्द बंद होना चाहिए। वो इस पे बात कर रहे हैं हमारे साथ बहुत सारे लोग जुड़े, मैं अभी ज़िक्र करूँ सबका। लेकिन जेनिन में जिस तरह से फजील साहब बुलडोज़र से वहाँ सड़कों को खोदा जा रहा है, बिल्डिंगें तोड़ी जा रही हैं, एक तबाही का पूरा मंज़र है। इस ये क्या है क्या? क्या ये पूरा फ़िलिस्तीन जो है ख़त्म करना चाहते हैं और ये क्या क्या ये अपने मंसूबे का मुझे तो नहीं लग रहा है कि ये सीज़ फायर जो है वो बहुत देर तक स्टैंड कर पाएगा ऐसे हालात में। सीज़ फायर पर ही मुझे खतरा लग रहा है। नहीं देखिए मुमताज़ भाई, अब इज़राइल लड़ने की ताकत खो चुका है अपनी, कुछ है नहीं उसके पास, इसलिए भी सीज़फायर हुआ है। जो आर्थिक मतलब इकोनॉमिक एक्सपर्ट्स की ने जो राय दिया है, जो अपना विश्लेषण किया है, उसके हिसाब से लग रहा है कि अगर 1 महीना और युद्ध चल गया होता, तो फ़िलिस्तीन और हमास के पास तो खोने को कुछ है नहीं। इनके पास खोने को बहुत कुछ है। और खान यूनिस में जो बुलडोज़र की कार्रवाई हुई, उसमें बम से उड़ा दिया बुलडोज़र। ये आज का अपडेट है कि अब क्या है, हौसला इन लोग का बहुत बुलंद है। फ़िलिस्तीनियों का, हुतीज़ का, हमास का, और इन लोग का हौसला बहुत बुलंद है और इज़राइल का हौसला पस्त है। तो युद्ध में हारा उसी को माना जाता है जिसका हौसला पस्त हो गया हो। जिसका हौसला अप होके बोल रहा है, उसको तो कहाँ हारा माना जा सकता है। इज़राइल ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी, ₹1 को मारने के लिए अपना ₹1,00,000 खर्च कर दिया और वो सब वेस्ट हो गया। उसके बाद भी कोई रिजल्ट नहीं आया। यही बात विपक्ष के लोग वहाँ पूछ रहे हैं नेतन्याहू से। और मुझे लग रहा है कि जो इज़राइल के अंदर कोई प्रॉक्सी नेतन्याहू की है, जो उनके ना जानकारी में इस तरह की बात कर रही है जिससे लड़ाई और भड़के। क्योंकि इस स्तर पर जहाँ पे सीज़फायर हो रहा है, दोनों लोग बैठ के हाथ मिला लिए, उसके बाद इस तरह की घटनाएँ नहीं होनी चाहिए थी। हो सकता है कि नेतन्याहू कंट्री के अंदर जब बहुत से पॉलिटिकल पार्टीज़ के अंदर आपस में ही दुश्मनी के चलते वक़्त का इंतज़ार, मौके का फ़ायदा उठाने वाले लोग होते हैं। जो अपने दाएँ-बाएँ होते हैं, वही लोग कुछ ऐसा काम करते हैं जिससे आप बदनाम हो। तो हमको लग रहा है कि नेतन्याहू के चूँकि वो हॉस्पिटल में हैं, तो उनके कोई प्रॉक्सी जो है, वो कहीं न कहीं कुछ मिसगाइड कर रहा है नेतन्याहू के नाम पर। कुछ ऐसे आदेश पास कर रहा है जिससे इस सीज़फायर को और झटका लगे और नेतन्याहू और बदनाम हो और नेतन्याहू के हटने का रास्ता और अच्छा साफ हो जाए। ये हमको लग रहा है। जी। बिल्कुल, बिल्कुल और मैं भी इस पे गौर कर रहा था फजील साहब कि जब नेतन्याहू अभी हॉस्पिटलाइज़्ड है, वो कोई चीज़ों पे मीटिंग भी नहीं कर पा रहा है उस तरीके से, तो उनको कौन फ़ीड कर रहा है या कोई ज़िम्मेदारी ले रहा है? और जंग को बजाय कम करने के जंग एक तरीके से फिर से उसको शुरू करने की बात की जा रही है। यहाँ पे फजील साहब हम देख रहे हैं कि ईरान पे थोड़ा-सा बात करेंगे क्योंकि ईरान को चीन भेज रहा है 1000 टन इज़राइल की तबाही का सामान यहाँ पे और ये मिसाइल बनाने का ज़ख़ीरा है और इसकी वजह से खबर ये है कि बड़ा तनाव जो है वो बढ़ रहा है। लेकिन ये तो ईरान की अपनी तैयारी है। खबर ये है कि इज़राइल के साथ मिसाइल युद्ध के बाद अब ईरान ने एक बार फिर से अपने हथियारों का ज़ख़ीरा बढ़ाना शुरू कर दिया है। ईरान को अपनी इस रणनीति में चीन से बड़ी मदद मिल गई है। चीन 1000 टन सोडियम परक्लोरेट ईरान को कार्गो जहाज से भेज रहा है, जो मिसाइल ईंधन का काम करता है। बताया जा रहा है कि 2 जहाज़ों से चीन ने ईरान को ये केमिकल भेज रहा है। फाइनेंशियल टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक अगले कुछ सप्ताह के अंदर चीन से ये केमिकल ईरान के लिए रवाना हो जाएगा। इस रिपोर्ट में पश्चिमी देशों के खुफिया अधिकारियों के हवाले से ये दावा किया गया है। ये फजील साहब जिस तरह से
चीन का या और जो रूस के साथ जो डील हुई है 20 साल की चीन से भी हुई है। ईरान मतलब जिस तरह से अपनी ताकत को बढ़ा रहा है और अपनी ताकत कल भी दिखाई ईरान ने, तो इसका मतलब ये है कि ईरान समझ रहा है कि जो कुछ हो रहा है फिलहाल हो जाने दिया जाए, क्योंकि कोई और रास्ता नहीं है लोगों को फिलहाल बचाने का ठंड से और भूख प्यास से। लेकिन उसे पता है कि इजराइल अपनी हरकतों से बाज नहीं आएगा। तो क्या इसलिए वो अपने आप को मजबूत कर रहा है फजील साहब? देखिए, मैंने कल आपसे बात करते हुए हमने कहा था कि ट्रंप ने एक इशारा किया है कि जितना आप मिडिल ईस्ट में उलझोगे, यानी अमेरिका जितना मिडिल ईस्ट में उलझेगा, उतना रूस और चाइना पावरफुल होगा। इन दोनों की ताकत एक दूसरे से जुड़ करके बहुत ताकतवर हो जाएंगे और मार्केट भी है और उनके पास तेल का भंडार भी है। चाइना जब सैंक्शंस लगाया ईरान के ऊपर अमेरिका, तो उस वक्त तेल का सबसे बड़ा बायर चाइना था। चाइना ईरान से पूरा तेल आज भी लेता है और पक्का दोस्त है। तो बुरे वक्त में और जितना सामान एक्सपोर्ट करता है ईरान, वो सब यूएई के थ्रू जाता है। ईरान से पहले यूएई में आता है और यूएई में फिर वो यूएई की मोहर लग करके और पूरी दुनिया में वो जाता है, जो भी एक्सपोर्ट है। कोई इनको सैंक्शन लगाने से ईरान का कुछ नुकसान नहीं हुआ, बल्कि कुछ फायदा यूएई का भी हो गया और ईरान का भी हो गया। वो सामान पहले यूएई में आता है, यूएई से फिर उस पर मोहर लग करके और वो सामान चला जाता है जहां जाना होता है। भाई ईरान के सामान पे आपको बैंड है ना, हम तो लेवल चेंज कर रहे हैं। अंदर कार्टून में क्या है ये कोई बात नहीं। तो दो तरह से इनको फायदा हुआ, एक तो इनका एक्सपोर्ट यूए के थ्रू होता रहा, दूसरा कि उनका तेल जो है चाइना पूरा तेल अच्छा चाइना बहुत बड़ा कंट्री है, आबादी भी बहुत है, उसको तेल जितना चाहिए वो सब ईरान जो है दे रहा है उनको। तो तेल से कोई आमदनी घटी नहीं ईरान की, बल्कि बढ़ गई। और अमेरिका अमेरिका और दुनिया के सभी लोग आज परेशान इस ठंड में। रूस अगर एक दिन अपनी गैस बंद कर दिया, तीन लोगों में हाहाकार मच गया। तो पूरी तरह से ये लोग तो फंसे हुए हैं। जितना ये मिडिल ईस्ट में अमेरिका और इसराइल उलझ, ये बात ट्रंप समझते हैं ये बात। अगर ट्रंप 20 जनवरी से पहले आ गए होते, तो ये डील बहुत पहले हो जानी थी। ये तो हम भी आपको शुरू कई बार आपके चैनल पे मैंने बोला ये बात कि अमेरिका अच्छी तरह से समझ चुका है कि ये बाइडेन का अहंकार था, ये जिद थी कि हम जो है मिटा देंगे। और कैसे इनकी हिम्मत हुई हमारे जहाज को मारने की। तो ये सब इनका अहंकार था जो धीरे धीरे खत्म हो गया और अब दुनिया ने इनके ताकत को देख भी लिया। इनका गरूर भी टूटा और लंका तो इंशाल्लाह जलेगी। लंका बिना जले बचेंगे नहीं। नेतन्याहू अगर नहीं हटे तो लंका को तो जलना तय है। हनुमान जी आ ही गए हैं ट्रंप के रूप में, ऐसा नहीं है। तो लंका तो जलेगी। आप हो सकता है कि जलने से पहले ही जो है इजराइल अपने को सरेंडर कर दे, क्योंकि उनको पता हो गया है कि अब कहीं से भी हमारा कोई रास्ता नहीं बचा। अब सोचिए कि थोड़े से लोग मिल करके पूरे अरब जगत पर, इजराइल क्या है अगर पूरे अरब को मिला दिया जाए और ओआईसी बन करके एक बड़ा सा जिस तरह से यूएई 7 स्टेट है, नेटो देश है, वैसे ही अगर अरब भी अपना एक ग्रुप बना लेता और बना ले अगर, तो इजराइल क्या है उसके सामने। सारे अरब कंट्रीज मिल करके अगर आज अमेरिका को भी भुगतना पड़ जाएगा। अब तो 2-2 हजार किलोमीटर की मिसाइलें हैं लोगों के पास। वो अमेरिका कहाँ दूर है, उस पर भी मिसाइल जा सकती है। तो अमेरिका को ये पता है ना कि हम अगर कुछ इस तरह, और अमेरिका को भी काफी आर्थिक नुकसान हुआ है। ऐसा नहीं है, सरकारें बदल गई, अमेरिकन मियाँ बीवी मिल करके 2 शिफ्ट में नौकरी करके कैसे अपना परिवार चला रहे। तो ये सब चीज है और इन लोग सबसे ज्यादा इनको झटका लगा सीरिया से। मुमताज भाई, जिस जितना मतलब इतना एक्सपीरियंस का काम ईरान ने, आयतुल्लाह खामेनी साहब बहुत दुनिया के, हमको लगता है उनसे सीनियर लीडर कोई दुनिया में नहीं। और इतना तजर्बा लगातार 1979 से वो अमेरिका के खिलाफ लड़ रहे और खानदानी लड़ाई चली आ रही। आज तक कभी उन्होंने सरेंडर नहीं किया अमेरिका के सामने, चाहे हालात जैसे भी रहे। और अमेरिका की वजह से इराक से लड़ना पड़ा और तमाम हमले ईरान पे हुए। लेकिन तरक्की वही करता है जो अमेरिका से खिलाफ रहता है। आप बता दीजिए कि अमेरिका के साथ रहने वाला कोई कंट्री
पिछले 40 साल में अपने आप को ऊपर ला पाया हो, लेकिन ईरान लाया, चाइना लाया, रूस लाया, बाकी कंट्री कोई बता दीजिए जो अमेरिका के साथ रहा हो और वो तरक्की किया हो, आगे बढ़ा हो। वो तो बढ़ने ही नहीं देता है, इतने सैंक्शन लगा के आपको हाथ पर रोक देगा, आप चलने ही नहीं देगा। ये अब ब्रिक्स ही इसका जवाब है, और अमेरिका परेशान है कि अगर ब्रिक्स में सचमुच पूरा अरब, यूएसएसआर, चाइना, भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, ये सारे लोग मिल करके अगर ब्रिक्स बना लें, तो दुनिया की आबादी तो इधर रहती है, उधर आबादी कहाँ है? नेटो के पास आबादी कहाँ है? कंज्यूमर तो इस खित्ते में, एशिया में है ना। यूरोप में कहाँ आबादी है? वो कहाँ कंज्यूम करेंगे सामान? पूरे अमेरिका की हमको लगता है शायद 25 करोड़ भी आबादी नहीं, तो वो कंज्यूम कहाँ करेंगे? कंज्यूम तो इसी एरिया में होता है ना सारा सामान। उपभोक्ता तो यही है ना। अरब, पूरा यूएसएसआर, पूरा चाइना, पूरा भारत, और चाइना तो अरब तक, अमेरिका में अगर सामान जाना बंद हो जाए मुमताज भाई, तो वहां के लोग बहुत परेशान हो जाएंगे अमेरिकन, क्योंकि सस्ता सामान इनको चाइना से मिलता है, और पूरी इकोनॉमी पर अमेरिका की 50% इकोनॉमी चाइना ने कब्जा कर रखा है। तो ये बात ट्रंप जान रहे हैं कि अगर हम अरब में दखल ज्यादा देंगे, तो उतना ही वो लोग खुल के रूस, और जो आज अमेरिका का मुंह देख रहे हैं आज की डेट में, अरब हो, जॉर्डन हो, मिस्र हो, ये जितने भी अरब प्रो अमेरिका हैं, ये जितना अमेरिका से डर रहे हैं उससे ज्यादा ईरान से डर रहे हैं, उससे ज्यादा हुती से डर रहे हैं, उससे ज्यादा हमास से डर रहे हैं, हिजबुल्लाह से डर रहे हैं ये लोग, कि चलो इनकी वजह से, इनकी ताकत को उन्होंने देख लिया, अब कोई कंट्री अरब जगत का इनसे खिलाफ नहीं जा सकता। जी।